तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या होता है भाई, इसमें जो है एक सर्किट होता है जिसकी 4 आर्म होती हैं, इस तरह से 4 आर्म है जिस पे 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, और इस आर्म पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो करंट को डिटेक्ट करती है, अल्ट्रा सेंसिटिव डिवाइस होती है, लेकिन बहुत स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। मान लीजिए इस आर्म का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, और मान लीजिए इसका R4 है, और इस ब्रिज के साथ आपकी एक सेल लगी हुई है। ये आपका सेटअप है। ओके, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत ये है कि जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है, ब्रिज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 4 आर्म है, जब ये ब्रिज आपका बैलेंस होता है उस सिचुएशन में इन चारों में से अगर एक रेजिस्टेंस अननोन है तो उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि इन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज you can calculate any unknown resistance from the 4 arms। कैसे काम करता है ये, और मैं ये लफ्ज़ बैलेंस क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्या मतलब है बैलेंस का? बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ से एक करंट जाता है I, जब वो करंट यहाँ पर पहुँचेगा I, तो यहाँ से ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। मान लीजिए I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया। ओके, जब I1 यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट जाएगा। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर के करंट को हम IG कह देते हैं, G फॉर गैल्वेनोमीटर, और जो बचा हुआ करंट है भाई I यहाँ पर आ रहा था आपका I1, जिसमें से IG इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, I1 माइनस IG। इसी तरह से जब ये I2 करंट यहाँ पर जाएगा, उधर से ऑलरेडी IG आ रहा है, तो ये करंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 प्लस IG, दोनों यहाँ के ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फिर यहाँ से IG माइनस का आ रहा है, यहाँ से IG प्लस का आ रहा है, तो I1 प्लस I2 यहाँ पर मिलकर वापस I ही बना देंगे। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है, बैलेंस्ड आपका ब्रिज कब होगा, बैलेंस्ड का मतलब ये होता है नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। क्या मतलब है इस बात का, दैट मीन्स योर IG शुड बी 0। अगर ऐसा क्राइटेरिया सेट है, जब गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पे है, उस केस में आप कहेंगे कि योर व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। और जब आपका ब्रिज बैलेंस्ड होगा उस केस को आप कहते हैं कि अब आप इस ब्रिज में वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इनके एडजेसेंट साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट इक्वल होता है। तो अगर इनमें से 3 नोन है और अगर एक अननोन है तो आप इसको पता लगा सकते हैं आसानी से, इस प्रोपोर्शनलिटी से यहाँ से निकल के आ जाएगा वो। अच्छा, लेकिन ये होगा तभी जब आपका ब्रिज बैलेंस है, यानी कि व्हेन देयर इज नो करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट मिल गया आपको तो फिर ऐसा नहीं होने जा रहा है। ठीक है, चलिए साहब, अब अगर मैं इसका हालांकि प्रूफ भी हो सकता है, वही आप किरचॉफ लॉ लगाइए, सेकंड रूल, एक लूप ये बनाइए, एक लूप ये बनाइए, दोनों में IG को 0 कर दीजिए तो आपका ये रिजल्ट आसानी से निकल के आ सकता है। मैं वो प्रूफ नहीं करूंगा तो क्योंकि शायद इस साल बोर्ड ने उसको मना कर दिया है। इसके बाद इस ब्रिज की 2 एप्लीकेशन है, इन दोनों इस रिजल्ट पर बेस्ड। एक एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज और एक एप्लीकेशन है आपकी पोटेंशियोमीटर। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर को आप समझ लीजिए कि वो क्या है। पहला तो आपका मीटर ब्रिज हो गया। मीटर ब्रिज में होता क्या है, कुछ आप जब लैब के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको इस तरह से देखेंगे कि एक वुडन ब्लॉक होता है, एक लकड़ी का तख्ता होता है, उसके ऊपर कॉपर की कुछ इस तरह से स्ट्रिप लगी होती हैं और यहाँ पर नोब बनी होती है। इस तरह से एक स्ट्रिप इधर लगी होगी इस तरह से, और
यहाँ पर गैप होता है, आप इस गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दोगे जिसका रेजिस्टेंस आर है। ये रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से दे दिया है। एक यहाँ पर आप एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दोगे जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वाया दिस मेथड। इस नॉब से इस नॉब के बीच में 1 मीटर का, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का एक वायर लगा होता है और इस वायर के ऊपर एक स्केल लगा होता है। उस स्केल पर मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 100 तक इसके ऊपर मार्किंग होती है। ये जो बीच वाला टर्मिनल है, यहाँ से आप एक वायर लोगे, उस वायर को कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के साथ। मैंने बताया था ये करंट को डिटेक्ट करता है, इसमें डिफ्लेक्शन होता है। और फिर आप उसके साथ एक जॉकी लगा देते हो। जॉकी ऐसा ही होता है जैसे ये पेन है, इसके ऊपर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का वायर यहाँ लपेट दिया जाता है और फिर आप यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट करोगे ताकि करंट जा सके इधर, इस तरह से। अब जब यहां से करंट जाएगा, जब तक जॉकी कनेक्ट नहीं है तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। जैसे ही जॉकी कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर में करंट आने लगेगा। यहाँ से करंट, ये करंट यहाँ से यहाँ गया, इस रेजिस्टेंस में गया, फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर में आया। जब आप इसको क्लोज कर दोगे तो फिर इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो आप इस जॉकी को, ये ऐसा वायर होता है, आप इस जॉकी को स्लाइड कर सकते हैं, ऐसे आप इसको स्लाइड कर सकते हैं ओवर द वायर। अब आप इसको स्लाइड इस तरह से करोगे कि डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में 0 हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, नाउ यू कैन अप्लाई द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। तो मान लीजिए ये लेंथ L पे मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पर स्केल रखी हुई है, आप इसको पढ़ लोगे, जो कि जो है 30 सेंटीमीटर पे जाके डिफ्लेक्शन को 0 कर देता है। तो लेंथ L पर, इस वायर की लेंथ L पे जॉकी के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। अगर ये लेंथ L है, पूरा 100 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना बचा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। यही तो रहा ना। अब आप यहाँ पर गौर करिए, 4 रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ ऑफ वायर एंड R4 रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ ऑफ वायर। अगर आप इसको A कह दें तो A से J तक रेजिस्टेंस की लेंथ L है। ये जो होगा इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि हर वायर का रेजिस्टेंस भी होता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस R3 होगा और इतनी लेंथ ऑफ वायर का B से G तक के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 100 माइनस, इस वायर का जो होगा 100 माइनस L का रेजिस्टेंस वो अलग होगा। ओके, आप इसको R4 कहोगे। तो R1 की जगह R है, R2 की जगह S है, R3 की जगह रेजिस्टेंस ड्यू टू L और 100 माइनस L की जगह आप इसको R4 कह रहे हो। अब रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लिया जाएगा KL। तो मान लिया आपने कि लेंथ L का जो रेजिस्टेंस है वो KL है। आपने ये मान लिया कि लेंथ 100 माइनस L, जिसको आपने, इसको हमने R3 कहा है और हमने इसको R4 कहा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए आपने K, इसकी लेंथ 100 माइनस L है। ओके, अब आप चूंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को 0 कर चुके हो तो आप ये कंडीशन लगा सकते हो, R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। ओके, तो अब ये कंडीशन क्या कहती है? R1 की वैल्यू है R, दिस इंप्लाइज दैट R2 की वैल्यू है S इज इक्वल टू R3 की वैल्यू है KL और R4 की वैल्यू है K 100 माइनस L। K से K कैंसिल हो गया आपका। अब आप यहां से, चूंकि आपको R पता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया है, L आपको पता है, जैसे मैंने कहा था 30 सेंटीमीटर है, ये आपको पता है, तो 100 माइनस L हो जाएगा 70। R भी पता है, L भी पता है, 100 माइनस L भी पता चल जाएगा, S यहाँ से कैलकुलेट करके आप ले आइए, आसान से काम है। मान लीजिए R की जो वैल्यू है वो 2 ओम है। पहले इस फॉर्मूले को अरेंज कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू S इंटू L अपॉन 100 माइनस L। और आप कह सकते हैं चूँकि हमें S कैलकुलेट करना है तो S को एक तरफ कर लीजिए, S इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L हो गया। दोनों में से जो फॉर्मूला आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। ओके, तो मान लीजिए जैसे मैंने कहा था कि R की वैल्यू जो है वो 2 ओम है। आपका जो नल पॉइंट है, जहाँ पर जो कि जो है डिफ्लेक्शन 0 कर देता है, उसको नल पॉइंट कहते हैं। ये जो होता है आपका नल पॉइंट होता है। अगर आपका नल पॉइंट A से 20 सेंटीमीटर पे अगर है, इसको 20 मान लीजिए, तो आप बताइए S कितना होगा। S का फॉर्मूला ये है यहाँ पर, S विल बी इक्वल टू R की जगह 2 हो गया, 100 माइनस L यानी कि 80 डिवाइडेड बाई 20। चूँकि दोनों सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो लेना है आपको।
So it will be 2 4 जा 80 and 4 2 जा 8. This implies that S will be equal to 8 ohm. आपने अननोन रेजिस्टेंस का पता लगा लिया इस मेथड से। तो ये जो मीटर ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी। एक इस पर सवाल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, तो वो सवाल क्या है बेटा? सवाल वो ये है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, बिल्कुल इसी तरह का एक ब्रिज है, ना आर की वैल्यू आपको पता है ना ही एस की वैल्यू आपको पता है। मैंने जब ये न्यूमेरिकल किया था इसमें आर की वैल्यू तो नॉन थी और लैब में नॉन होती है, जब हम लैब में काम करेंगे तो इसको आप देखिएगा। लेकिन ये न्यूमेरिकल है तो इसमें इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है इन्होंने। ना आर की वैल्यू आपको पता है ना एस की वैल्यू आपको पता है, लेकिन आपको ये गिवन है कि जो नल पॉइंट है वो इस पॉइंट से 33.7 सेंटीमीटर दूर है, ये गिवन है। ओके, तो जब नल पॉइंट 33.7 सेंटीमीटर इस एंड से है, पॉजिटिव एंड होता है ये बैटरी का, ये इधर पॉजिटिव एंड है, तो नेगेटिव एंड से कितनी डिस्टेंस रही इसकी? 100 माइनस L1। तो मैंने L1 इसको नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 33.7 दैट इज 66.3 सेंटीमीटर। ये पहला कंडीशन आपको गिवन है। आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए। क्या है आपका फॉर्मूला? मैं बेसिकली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। चूँकि मैंने यहाँ इसको L नहीं माना, 100 माइनस L माना, तो इट विल बी इक्वल टू 33.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 66.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है इसमें। ओके, अब इन्होंने ये कहा कि जो आपका रेजिस्टेंस S था ना, S, ये जो S है, इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया 12 ओम का पैरेलल में। इस S के साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 12 ओम का पैरेलल में, और अब जो नल पॉइंट हो गया वो 51.9 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे? पहले इन दोनों को कंबाइंड करके रेजिस्टेंस मान लीजिए S डैश है। पहले आपका S था, लेकिन अब आप इसके साथ 12 ओम का और लगा रहे, तो जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो आपने अज्यूम कर लिया कि वो S डैश है। तो पहले इस S डैश की वैल्यू निकाल ली। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 12, तो इट विल बी 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12S। तो आपका जो नया रेजिस्टेंस S की जगह आया है S डैश, दैट इज इक्वल टू 12S अपॉन 12 प्लस S। ठीक है, सिर्फ S को रिप्लेस करना है अब आपको S डैश से, और नल पॉइंट आपको ले लेना 51.9। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा R अपॉन S डैश विल बी इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2, और L2 की जो वैल्यू है आपकी वो है 51.9, और 100 माइनस L2 कितना बचेगा भाई? 100 माइनस L2 हो जाएगा आपका 48.1। 100 में से माइनस करके देखो उसको, 48.1। S डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले ही ऊपर है, ये कितनी हो जाएगी? R अपॉन S डैश की जगह रखेंगे आप 12S डिवाइडेड बाई 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1। सो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, 12 प्लस S तो ऊपर भी चला जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका R अपॉन 12S इंटू 12 प्लस S इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1। तो अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, जो कि न्यूमेरिकल हैं इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं इसमें। आप इसको लिखेंगे क्या जी? अब आप इसको लिखेंगे R अपॉन S इंटू, R अपॉन S को अलग ले लिया, 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1। R अपॉन S की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप रख लीजिए, कितनी है? 33.7 डिवाइडेड बाई 66.3 इंटू 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 51.9 डिवाइडेड बाई 48.1। ये इधर चला जाएगा, 66.3 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 33.7 नीचे आएगा। इस सब को सॉल्व करके यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ S विल बी अबाउट टू
13.5 ओम। और चूंकि आपको ऐसा आ गया है तो R अपॉन एस से आप जो है R निकाल सकते हैं। R विल बी अराउंड 6.86 ओम। तो दैट्स हाउ you are going to solve the numerical problem based on the मीटर ब्रिज। तो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का वो है पोटेंशियोमीटर। उसकी दो एप्लीकेशन है, दोनों समझ लीजिए आप। तो जो लास्ट एप्लीकेशन है आपकी इस चैप्टर की वो है आपका पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर की मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाई है, इसको ज़रा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। ये स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल मीटर ब्रिज की तरह ही है, लेकिन मीटर ब्रिज में सिर्फ एक वायर होता था, यहाँ पर कई सारे वायर हैं। ये सारे के सारे कॉपर स्ट्रिप हैं, ये आपकी कॉपर स्ट्रिप हैं सब। तो इस जैसे उसमें एक वायर होता था, इसमें 4-5 वायर होते हैं कम से कम। ज़्यादा बड़ा वायर लिया जाता है इसमें, चूँकि इसके अलग पर्पसेस है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वायर लिया जाता है जो कि इसका अलग यूज़ होता है उससे थोड़ा सा। अब हम करते क्या हैं, ये 2 सेल लगाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल, ये ऑक्सिलरी बैटरी कहते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सिलरी सेल कहते हैं इसको। ये एक रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि आप उसमें रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमारी की हो गई। ये हमारा 2 सेल हैं, एक का सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरी सेल का ईएमएफ E2 है। और यहाँ पर एक 2 वे की है, यानी कि आप जो है इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से, और इन दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हो। एक टाइम पे करना एक ही को कनेक्ट है, लेकिन मान लीजिए ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, तो आप एक बार सेल 1 को कनेक्ट कर सकते हो और एक बार सेल 2 को कनेक्ट कर सकते हो। करना किसके साथ कनेक्ट है, करना है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट। उससे होगा क्या कि फिर इसमें करंट फ्लो होगा, फिर आप जॉकी को जो है जैसे पहले स्लाइड करते थे अब आप वैसे स्लाइड करेंगे इसको, ठीक है। ये सेल का ईएमएफ जो है, इस सेल की ईएमएफ, ये सेकेंडरी बैटरी होती है, ये प्राइमरी बैटरी होती है। इससे इसका ईएमएफ ज़्यादा होना चाहिए प्राइमरी का, ये कम ईएमएफ की होनी चाहिए, वरना ये सर्किट काम ही नहीं करेगा, करंट उल्टा बहने लगेगा इसमें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप करते क्या है कि सेल 1 को कनेक्ट करेंगे, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, और आप जो है नल पॉइंट देखेंगे। नल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, उसको हम नल पॉइंट कहते हैं। तो हमें पहली एप्लीकेशन जो लेनी है वो लेनी है, यू हैव टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 गिवन सेल्स। तो जो इसकी पहली एप्लीकेशन वो क्या है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ। ये लैब में भी काम किया जाता है, ये लैब का एक्सपेरिमेंट है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी यही है कि आपको नल पॉइंट फाइंड आउट करने है फॉर ईच सेल। तो मान लीजिए सेल E1 का जो नल पॉइंट है वो L1 आया है, तो इसका ईएमएफ जो होगा वो L1 के प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स E1 विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L1। इसी तरह से अब आप की जो है सेल 2 के साथ कनेक्ट करोगे, सेल 1 को ओपन कर दोगे, तो फिर से आप नल पॉइंट ढूंढिए, तो नल पॉइंट कुछ ना कुछ बदल के आएगा। तो इसका नल पॉइंट मान लीजिए L2 आया, तो आपका जो E2 हो जाएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट K एंड L2। आपको दोनों का ईएमएफ जस्ट कंपेयर करना है, कैलकुलेट नहीं करना, यानी कि ये बताना है कि किसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये आ गया आपका सिंपली यहाँ से ईएमएफ का कंपेरिजन। जो दूसरी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है, यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। आप तो यहाँ पर आपके सामने 2 सेल हैं, फिर आप एक ही सेल यूज करोगे, और मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यू हैव टू कैलकुलेट दैट रेजिस्टेंस, ओके। तो आपको इन दोनों सेलों में से बस एक सेल लेनी है, उसका सर्किट थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं बना दे रहा हूँ। तो उसकी दूसरी एप्लीकेशन है, यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक सेल है, लेकिन इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा है। बेसिकली ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, और उसी के साथ एक इसकी की लगाई गई है। जब की ओपन रहेगी तो ये रेजिस्टेंस डिस्कनेक्टेड रहेगा, जब की क्लोज हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपको 2 रीडिंग लेनी है, पहले आपको की को ओपन रखना है, यानी कि देयर इज नो रेजिस्टेंस कनेक्टेड। जब किसी सेल के साथ बाहर का कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता तो उसका ईएमएफ कैलकुलेट होता है, ना कि पोटेंशियल, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, मैंने सेल वाले में डिस्कस किया था। तो और फिर आप इस की को ओपन रखिएगा, ये रेजिस्टेंस डिस्कनेक्ट हो गया, नल पॉइंट ढूंढिएगा। मान लीजिए नल पॉइंट आपको मिलता है डिस्टेंस L1 पे, तो आपका जो ईएमएफ हो जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू L1। दैट मीन्स E1, और सॉरी E1 नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही सेल है तो आप इसको सिर्फ E ही कहेंगे, तो E विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L1, ओके। अब आपने क्या करा, अब आपने की को कनेक्ट कर दिया और कोई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया। जब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो इस सेल का कुछ ना कुछ करंट यहाँ पर ड्रॉप होगा, तो फिर आपका ईएमएफ और पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं रहते। उस केस में जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी
प्रोपोर्शनल टू L2। अब L2 क्या है आपका? L2 वो नल पॉइंट है जो की को लगाने के बाद आपको मिला, दोनों अलग अलग आते हैं। तो आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी को, आपको मिलेगा K L2। ओके, तो आपका E अपॉन V कितना आ गया जी? E अपॉन V आपका हो गया L1 अपॉन L2 यहाँ से हो गया। अब E की जो वैल्यू है, आपको याद होगा एक जगह ये रिलेशन आया था I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। इसका मतलब ये है E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है I इंटू R। ये E की वैल्यू और ये V की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए इस रिलेशन में, तो आपका क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका I इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाई आई आर विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2। I से I आपका कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये रिजल्ट जो आपको आया वो क्या मिला? R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो आप इसको लिख सकते हैं R अपॉन R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R, ये 1 हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो ये आपका हो गया R अपॉन R विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और यू कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r विल बी इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। अब ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना आसान है बहुत। कैसे आसान है? L1 नल पॉइंट जब था, जब की कनेक्टेड नहीं थी। L2 नल पॉइंट तब था जब आपने R को कनेक्ट कर दिया, तो वही R आप यहाँ पर रख दीजिएगा। चूंकि आप इसको रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाएंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी। इनटू ये जो है L1 अपॉन L2 की वैल्यू मिल गई, R की वैल्यू मिल गई। यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी।